देखिए जो आईपीसी छूटा था ये लिखवा दिया जाए, तब आपका आगे बढ़ा जो भाई 6-7 सेक्शन आपका छूटा था, तब आपका अध्याय 16 शुरू किया जाए। देखिए जो आईपीसी में आपका लिखवाया जा रहा था, निकाल लीजिए कॉपी भाई। इधर से आपका एक या दो क्वेश्चन इधर से भी पूछा जाता है जो लिखवाया जाएगा। लिखिए 290 लिखवाया जा रहा था, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि आईपीसी की धारा 290 से कई बार आपका यूपी एपीओ और जे में क्वेश्चन आ चुका है, और मॉडल थोड़ा सतर्क रहना है। लिखिए तो हेडिंग डालिए 290। तो इसको अच्छे से आपका तैयार करके जाना है। कुछ कोरिलेशन भी यहाँ होगा आपका, जो कोरिलेशन भी आपका तैयार करके जाना है, उसको लिखिए तो लोक न्यूसेंस हर जगह, नहीं तो इधर बैठिए पीछे। बोलिएगा ना बीच में, मौनी बाबा जैसे मौन रहिएगा भाई। पांडे जी सुनाई दे रहा है ना? जैसे मौनी बाबा मौन रहते हैं, केवल हाथ चलाते रहते हैं, तो भाई बीच में अब ये नहीं कि पढ़ाया जाए तो याद है तो एकदम रट्टा मारिए। यानी कि आपका मन में याद करिए कुछ। लिखिए भाई आपका 290 लोक न्यूसेंस के लिए साधारण दंड। आबलिक आबलिक 3-4 शब्द लिखिए पहले। आपका क्या पूछा गया है ये भी आपको जानना है। लोक न्यूसेंस के लिए साधारण दंड या सादा दंड, सादा लोक न्यूसेंस कहा जाता है, सिंपल। इंग्लिश में या तो जनरल देगा या सिंपल देगा, थोड़ा सतर्क रहना, ये इंग्लिश वर्जन में देगा। या अगला आपका लिख करके पूछ सकता है कि लोक न्यूसेंस को दंडनीय बनाने के लिए अवशेषी प्रावधान। आप लिख करके लिखिए अवशेषी या अवशिष्ट। इंग्लिश में कहते हैं रिजुडियरी। इंग्लिश वर्जन लिखना चाहते हैं तो रिजुडियरी प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 290 में। इसके बाद आपका जो हेडिंग दी गई है, कभी कभार हेडिंग भी पूछ ले ली जाती है। आगे बैठिए, हर जगह इधर बैठिए, आगे एकदम आगे आ जाइए आराम से। हाँ, फैल कर बैठिए, ताकि गर्मी में आपका जितना भाई फैल कर बैठेंगे उतना ही राहत रहेगी। तो बैग हटा दीजिए हो, ताकि कूलर से हवा रुके ना, आगे रख दीजिए बैग। हाँ, नहीं तो आपकी हवा रुकेगी, सबकी रुक जाएगी। देखिए आपका भाई 290 हेडिंग डालिए, फिर आपका अगला हेडिंग, अभी एक हेडिंग बचा है इसमें, अन्यथा अनुपबंधित मामलों में। हेडिंग डालिए, एक और हेडिंग इसमें डालना है, अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। अन्यथा सुबह ही बताया गया था, अन्यथा मतलब अदरवाइज। अदरवाइज मतलब कि कहीं कोई प्रावधान न हो। अन्यथा अनुपबंधित, अनुपबंधित मतलब कि जिसका कहीं कोई प्रावधान न हो, मामलों में पब्लिक न्यूसेंस के लिए दंड की धारा में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 290। दंड की मात्रा लिख लीजिए, तब कोरिलेट और किया जाए, क्योंकि आपका दंड की मात्रा भी 2-3 बार रिपीट किया है। लिखिए केवल जुर्माना 200 रुपया तक। भाई रट्टा मार कर इसको जाइए। केवल आपका क्या दंड है, जुर्माना। अधिकतम कितना हो सकता है आपका, 200 रुपये तक का। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बैरेक तो समाप्त हो गया। आपका कोरिलेशन ही अच्छे से लिखना है,
और कोरिलेशन से भी आपका एक क्वेश्चन बनाना है। उसको लिखिए, धारा 290 तब लागू होगी, एरो बनाकर लिखिए भाई। धारा 290 तब लागू होगी जब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, जब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धारा 268 में, धारा 268 के अंतर्गत लिख सकते हैं, के अंतर्गत लोक न्यूसेंस होता है, लोक न्यूसेंस होता है, लेकिन धारा 269 से लेकर, लेकिन धारा 269 से लेकर 289 तक में, 289 तक में नहीं आता, नहीं आता माने कवर नहीं होता, नहीं आता, तभी आपका 290 लागू होगी। इसीलिए इसे लोक न्यूसेंस के मामले में कैसा धारा कहा जाता है, रिजुडियरी या अवशिष्ट। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर पूछे तो आप ये मारेंगे। अब जहाँ जहाँ रिजुडियरी प्रावधान है, अवशेषी धाराएं हैं, कम से कम उन अनुच्छेदों को और उन धाराओं को एक जगह एकत्र करना रहता है। तो पहला आपका आईपीसी में ही देखा जाए, आपका आईपीसी में आपका 511 पूछा जाता है कि क्रिमिनल अटेम्प्ट के बारे में 511 कैसी धारा है, अवशेषी। यानी कि कहीं भी आईपीसी में अगर प्रयत्न को अलग से दंडनीय न बनाया गया हो, तब कौन सी धारा अप्लाई होगी, 511। लिखिए उसको भाई, एरो बनाकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आईपीसी की धारा 511। एक ही लाइन में कई धाराएं लिखवाते हैं। आईपीसी की धारा 511, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 अवशेषी धाराएं हैं, यानी कि रिजुडियरी प्रावधान करते हैं, अवशेषी प्रावधान है। अब अगला लिखिए 291 सेक्शन, भाई आईपीसी में आ जाइए 291, यानी कि 291 हेडिंग डालिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसको भी अच्छे से तैयार रखना है। लिखिए भाई, आपका लोक न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रखना, लोक न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रखना, अर्थात करके लिखे, लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना। आप लिख करके दूसरी भाषा में लिखिए, लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना। अब इसमें आपका जो दंड की मात्रा लिखिए, तब आपका कोरिलेशन भी कराना है सीआरपीसी से। दंड की मात्रा पहले लिख लीजिए, तब कोरिलेट कराया जाए। लिखिए, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। आपका सीआरपीसी से भी क्वेश्चन बना है, सेक्शन 143। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 143 के तहत
143 को कोरिलेट करके पढ़िएगा। 143 भी पूछा जा चुका है उत्तराखंड में। सीआरपीसी की धारा 143 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट लोक निवसंस की पुनरावृत्ति व्यादेश द्वारा रोक सकता है। लोक निवसंस की पुनरावृत्ति व्यादेश द्वारा रोक सकता है। इसका उल्लंघन करना, इसी लाइन में लिखिएगा, इसका उल्लंघन करना आईपीसी की धारा 291 में दंडनीय है। इसका उल्लंघन करना आईपीसी की धारा 291 में दंडनीय है। अब कितना दंड मिलेगा तो आप वो भी याद रखिए, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये भी क्वेश्चन आपका सीआरपीसी से भी पूछा गया है और आपका पूछा गया है ये आईपीसी से भी। अब अश्लीलता पर आ जाइए, लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए अश्लीलता। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन सेट रहता है, चाहे केस पूछ ले या एज पूछ ले। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए, पहले अश्लीलता के बारे में बताया जाए। लिखिए, अश्लीलता व्यक्ति के मन को क्षतिकारित करती है। पहला पॉइंट तो यही पूछ सकता है, किसको क्षति होती है। तो अश्लीलता व्यक्ति के मन को क्षतिकारित करती है। आईपीसी की धारा 44 में, आईपीसी की धारा 44 में क्षति शब्द के अंतर्गत, क्षति शब्द के अंतर्गत मन को हुई क्षति भी शामिल है। क्षति शब्द के अंतर्गत मन को हुई क्षति भी शामिल है। अब अश्लीलता के बारे में आपका जहाँ जहाँ प्रावधान है पहले कानून में, आपका उसको एकत्र किया जाता है, तब केस और उसके बाद सेक्शन शुरू किया जाता है। तो पहले कोरिलेट किया जाए। कोरिलेशन आपका प्रयास ये किया जाए कि 4 ही कानून में ज़्यादा रहा जाए। तो पहले पुलिस एक्ट देखा जाए। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का अश्लील प्रदर्शन करता है तो ये पुलिस को पावर होगा पुलिस एक्ट के तहत कि ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले और आपका 8 दिन का कारावास या 50 रुपए तक का क्या लग सकता है, जुर्माना। तो सेक्शन बताइए कौन सा सेक्शन है, पढ़ा जा चुका है सुबह भी। 34 कौन सा सेक्शन है? 30, लिखिए उसको। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत, कल 4-5 को रिलेट करिए तब लिखवा जाए भाई। और पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत शरीर का अश्लील प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को, शरीर का अश्लील प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। पहला आपका कोरिलेशन हुआ।
ये पुलिस अधिनियम में हुआ। अब आपका दूसरा देखना है। आपका कह सकते हैं कि आपका एविडेंस में अगर कोई व्यक्ति अश्लील कार्य करता है तो उसके करेक्टर को दिखाया जा सकता है। तो पक्षकारों का करेक्टर या चरित्र या सील की धारा में सुसंगत है और गवाह के सील को पूछा जाए तो वह किस धारा में सुसंगत है। दोनों अलग अलग धाराएं हैं। लिखिए एविडेंस में भाई। साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 से लेकर 55 तक में। साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 से लेकर 55 तक में करेक्टर यानी कि सील को सुसंगत बनाया गया है। करेक्टर को। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि इन धाराओं में किसका करेक्टर रेलेवेंट है, उचित है, पक्षकारों का कि गवाहों का कि दोनों का। तो गवाह न मारिएगा। ये क्वेश्चन आपका कम लोग जानते हैं तो एक लाइन लिख लीजिए। इसमें केवल पक्षकारों का चरित्र सुसंगत है। पक्षकारों का भाई आपका गवाह के लिए अलग सेक्शन में लिखवा दे रहा हूँ, 146 में जाएगा। इसमें केवल पक्षकारों का सील सुसंगत है। गवाहों का सील, एक लाइन लिखिए, गवाहों का सील सेक्शन 146 में आता है। गवाहों का सील सेक्शन, एविडेंस का सेक्शन चल रहा है, 146 में आता है। बिहार एपीओ में भी क्वेश्चन बना था कि सन 2018 में एविडेंस की किस धारा में संशोधन किया गया। तो 146 में, और वह भी कहाँ किया गया, प्रोविजो में भाई लिखवा गया था। आपका स्पष्ट रूप से लिखवा गया था। आपका दो एविडेंस में अलग से मैं लिखवाए हूँ सुबह वाला पीरियड में। फिर आ जाइए, जो व्यक्ति सील का साक्ष्य दे रहा है क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकेगा कि नहीं। एक एविडेंस का और क्वेश्चन हम निकालते हैं जो पूछा गया है कि सील का साक्ष्य देने वाले आपका गवाह की प्रति परीक्षा या जिरह हो सकेगा कि नहीं। हो सकेगा, और वह सेक्शन है 140। लिखे एविडेंस की धारा 140 के तहत। एविडेंस की धारा 140 के तहत सील का साक्ष्य देने वाले गवाहों का, सील का साक्ष्य देने वाले गवाहों की प्रति परीक्षा हो सकेगी। अब ये न कह दीजिएगा कि मुख्य परीक्षा नहीं होगी। पहले मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद कौन सी परीक्षा होगी, प्रति परीक्षा। अभी सुबह वाले पीरियड में एक दो दिन पहले ही बताया गया था कि आपका परीक्षाओं की परिभाषा दी गई है 137 एविडेंस में, और क्रम को किस धारा में दिया गया है। तो आपका 138 लगातार बताया जा रहा है। इसके बाद आपका ये एविडेंस में हो गया करेक्टर या इत्यादि के बारे में। तब अगला आपका सीआरपीसी लिखा जाता है। सीआरपीसी में लिखिए भाई, जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी में भी आपका 2-3 सेक्शन आप जरूर याद रखिएगा जो पूछा जाता है। और वह सेक्शन है, पहला सेक्शन देखिएगा 108। लिखिए 108, 108। अश्लील बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से। लिखिए एक लाइन, राद्रोहात्मक भी है अश्लील भी है दोनों। अश्लील बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से
सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है। सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है। इसमें एक और बात है याद रखना, राद्रोहात्मक बातों को भी, यानी कि दोनों अश्लील बातें और कौन सा है, राद्रोहात्मक। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वह आपका सीआरपीसी की धारा पूछी जाती है 95। लिखिए, अश्लील सामग्री को राज्य सरकार जब्त कर सकती है। 95 में लिखिए, सीआरपीसी चल रहा है। अश्लील सामग्री को राज्य सरकार जब्त कर सकती है। अगला आ जाइए कि अगर अश्लील सामग्री पाई गई और न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया कि ये सामग्री दस्तावेज पुस्तक में अश्लील बातें लिखी गई हैं, तो अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अंत में उस किताब या पुस्तक या सीडी का क्या होगा। तो वह नष्ट करने का क्या दिया जाएगा आदेश। तो अपमानजनक या अश्लील वस्तुओं को नष्ट करने का आदेश ये भी एपीओ में आ चुका है, सीआरपीसी की धारा में दिया जाता है। तो 455 एक बार देखिए तो सही ना, सीआरपीसी की धारा में धारा याद रखना है 455। लिखिए उसको, सीआरपीसी की धारा एक बार देख लिए तो नहीं, ठीक है भाई, हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो उसका अच्छा उपाय यही है कि एक बार देख लिया जाए, सही रहेगा। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 455 के तहत अपमानजनक एवं अश्लील सामग्री को, दोनों लिखिएगा, पूछा जा चुका है एपीओ में। सीआरपीसी की धारा 455 के तहत अपमानजनक एवं अश्लील सामग्री को नष्ट करने का न्यायालय आदेश देता है। नष्ट करने का न्यायालय आदेश देता है। ये तो आपका कोरिलेशन अभी हुआ। आपका अगला लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब आईपीसी में आ जाए। लोक सदाचार और शिष्टता के विरुद्ध अपराध हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लोक सदाचार और शिष्टता के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख आईपीसी की धारा 292 से लेकर, फिर एक बार देखिए, लोक सदाचार और शिष्टता के विरुद्ध अपराधों का प्रावधान आईपीसी की धारा 292 से लेकर 294 ए तक में दिया गया है, यानी कि 292 से लेकर 294 ए तक। लिखिए, अब केस पर आ जाए। 3 केस आपका पढ़ना रहता है और उत्तराखंड पिछली बार इसके पहले बना भी चुका है। हो सकता है यूपी में भी इन 3 केसों में से एक केस आ जाए। लिखिए भाई, आपका पहला केस है आर वर्सेज कर्ल। आर वर्सेज कर्ल, ल के ऊपर र रहेगा, कर्ल। आर वर्सेज कर्ल का केस है 1787, यानी कि 1787 का केस है। क्वीन बेंच का है, यानी कि शॉर्टकट में लिखा जाता है क्यूबी, क्वीन बेंच। जस्टिस इसमें कैंपबेल थे। यही 2-4 बातें अन्य लोग नहीं जानेंगे, यही 2-4 बातें आपको। कैंपबेल आपका सुबह भी बताया कि आपको लेट करते रहे,
आपका आर बनाम पामर का केस बताया गया और हाल आपका उसमें बताया गया कि आर बनाम पामर का केस धारा 8 से संबंधित है। हे हेतु से पैसा उधार लिया था दोस्त से, दोस्त मांग रहा था तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, दोस्त को ही मार दिया कि न बार बार क्या हो रहा था, कचोट रहा था। तो उसमें भी जो जज का नाम था आर बनाम पामर में, वह आपका कैंपवेल ही था। अगला लिखे इसी में भाई, इस वाद में सर्वप्रथम अश्लीलता को अपराध घोषित किया गया। इस वाद में सर्वप्रथम अश्लीलता को अपराध घोषित किया गया। हो सकता है ये अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन जो केस लिखवाया जा रहा है ये तो लगातार पूछा जाता है। लिखिए, आर वर्सेज हिकलिन, आर बनाम हिकलिन, हिकलिन का केस 1868 यानी कि 1868 का केस है। 1868 1868 का है। इसमें जो न्यायाधीश थे काकबर्न, जज का नाम अभी पूछा नहीं गया, कभी हो सकता है पूछ ले, जस्टिस थे काकबर्न। काकबर्न, अब थोड़ा कोरिलेशन ज्यादा करिए, जैसे ही वो आपका काकबर्न जज का नाम आए तो दो धाराएं, एक आईपीसी की और एक एविडेंस की। तो एविडेंस में जो धारा 6 में केस है इंग्लैंड का, आर वर्सेज वेडिंग फील्ड का, और उसमें जो जज थे वह काकबर्न ही थे। और 84 आईपीसी में मैकनाटन का केस है, किस धारा में? 84। उसमें वकील थे मैकनाटन के, जज नहीं। आपका वकील कौन थे? तो काकबर्न। लेकिन जज पूछा जाता है टिंडले। मैकनाटन में जो जज थे कौन थे? टिंडले। वकील मैकनाटन के कौन थे? काकबर्न। तो आप बनाम हिकलिन के केस में जज कौन थे? काकबर्न। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि किस वाद में अश्लीलता को निर्वचित या परिभाषित किया गया? तो आर वर्सेज हिकलिन के केस में। लिखिए, इस वाद में अश्लीलता को परिभाषित किया गया। इस वाद में अश्लीलता को परिभाषित किया गया। दो मॉडल और आपका बनता है। पहला मॉडल बनता है कि हिकलिन का वाद किस धारा से संबंधित है? तो 292। लिखिए, उत्तराखंड का मॉडल है। हिकलिन का वाद, भाई सेक्शन लिखिए, तो हिकलिन का वाद आईपीसी की धारा 292 से संबंधित है। वहीं आर बनाम हिकलिन। अगला क्वेश्चन नया बन सकता है, हिकलिन का वाद संबंधित है अश्लीलता से, मानव वध से, चोरी से, लूट से। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप क्या मारेंगे? अश्लीलता से। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, केस लिखिए, रणजीत डी उड़ेसी, रणजीत डी उड़ेसी, रणजीत डी उड़ेसी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य। AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए आगे इसमें क्या किया गया।
तीन चार एंगल से इसको देखना है। पहला एंगल पूछा जा सकता है कि रणजीत उड़ेसी का किसकी धारा से संबंधित है, तो आपका लिखिए 292, लिखिए यह केस धारा 292 से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि हिकलिन के वाद में दी गई आपका अश्लीलता की परिभाषा को किस केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एडाप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो लिखिए हिकलिन के वाद में दी गई, हिकलिन के वाद में दी गई अश्लीलता की परिभाषा को, हिकलिन के वाद में दी गई अश्लीलता की परिभाषा को भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में रणजीत डी उड़ेसी, इस वाद में स्वीकार कर लिया। अगला जो क्वेश्चन आपका नया बन सकता है, कुछ नए क्वेश्चन हम निकालिए, पुराना जमाना गया, कि धारा 292 को कॉन्स्टिट्यूशन माने संवैधानिकता या वैधता या वैलिडिटी को चुनौती किस केस में दी गई, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपका जवाब रहेगा रणजीत डी उड़ेसी। फिर एक बार देखिए नया क्वेश्चन है। अब जितनी वैधता वाले आपके क्वेश्चन हैं, 2 या 3 या 1 तो कम से कम आते ही हैं। वैसे आपका झारखंड में 3 क्वेश्चन आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। तो जितनी वैधता वाले क्वेश्चन हैं यहीं एक जगह के सहित हम एकत्र करवाएंगे। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन आया कि धारा 292 आईपीसी को किस केस में चैलेंज किया गया था, किस केस में वैधता को चुनौती दी गई थी, तो क्या मारेंगे रणजीत डी उड़ेसी। उसको लिखिए इस वाद में धारा 292 की संवैधानिकता या वैधता, दोनों लिख लीजिएगा, संवैधानिकता या वैधता की चुनौती दी गई थी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना कि अवैध माना, तो वैध माना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल माना, यानी कि संवैधानिक माना। लिखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल माना अर्थात वैध माना। देखिए आपका इसका उपाय ये है कि जितनी धाराओं को चैलेंज किया गया वैलिडिटी को, आप एक जगह कम से कम 7-8 केस और 7-8 धाराएं तैयार रखेंगे। उसको मैं एकत्र करवा रहा हूं। पहले सीआरपीसी से शुरू किया जाए, फिर एविडेंस से, और फिर लास्ट में आपका हम आएंगे आईपीसी में। तो आप सीआरपीसी में आपका कम से कम आप कह सकते हैं कि 3 धाराएं पढ़ेंगे। एक 144, दूसरा आपका पढ़ेंगे 125 और तीसरा आपका 433 ए। 3 धाराएं पढ़िएगा। 3 धाराओं में चैलेंज किया गया। और एक चौथा क्वेश्चन बन सकता है नया 198 सीआरपीसी के क्लास 2 का कुछ अंश, पूरा नहीं, कितना, तो बताइए 144 की संवैधानिकता को चुनौती किस केस में दी गई, मधुलिमय। भाई रटे रहिए, लिखिए, रट्टा मारकर इसको जाइएगा, रट कर कल आइएगा। मैं लिखवा रहा हूँ 7-8 केस। और भी आपका इतिहास गवाह है कि झारखंड में आपका जो एपीओ लोग देने गए थे, आपका 5 ही केस केवल आईपीसी में बताया गया और उसी में से 3 केस आ गया था। तो ये जो केस लिखवाया जा रहा है
हमें लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन कहीं गया नहीं है जो कोरिलेट करके अब हम लिखवा रहे हैं। आप किसी भी साल पेपर में देखिए 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रहते हैं ऐसे, चाहे आईपीसी से हो, सीआरपीसी से हो, या आपका कह सकते हैं कि एविडेंस से हो। तो पहले सीआरपीसी कवर किया जाए। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 144 को मधुलिमय वर्सेज उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर, मधुलिमय अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, देख सकते हैं साल पेपर में भाई। मधुलिमय वर्सेज उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुंगेर के वाद में संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। बताइए, संवैधानिक माना सुप्रीम कोर्ट ने कि असंवैधानिक? संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं है। मधुलिमय बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुंगेर, बस शॉर्टकट में लिखिए। कौन सी धारा? सीआरपीसी की 144, 144। दूसरा सेक्शन आ जाइए 125, आपका 125 आ जाइए। इसमें जो लीडिंग केस हैं, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो, तो शॉर्टकट में लिखे। शाहबानो के केस में सीआरपीसी की धारा 125 को चैलेंज किया गया था। शाहबानो शॉर्टकट में लिखे, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मोहम्मद अहमद खां वर्सेज शाहबानो 125। इसमें एक और बात बताई गई कि यह धारा क्या है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, ये भी पूछा जाता है। लिख लिया ना। अगला लिखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है वह भी कई बार रिपीट किया, यूपी और बिहार से लेकर तमाम जगह। मारू राम का केस, तो आपका लिखिए सीआरपीसी की धारा, सेक्शन वाइज लिखिए भाई। सीआरपीसी की धारा 433 ए, गलत ना हो किसी भी हाल में। 2 क्वेश्चन कहीं गया नहीं यहाँ से। 433 ए की संवैधानिकता को चुनौती, या वैधता भी आ जाए तो घबराइएगा ना, कि संवैधानिकता को चुनौती मारू राम वर्सेज भारत संघ में दी गई थी। मारू राम वर्सेज भारत संघ, 3 केस इधर, अभी एक बचा है, ये नहीं कि समाप्त हो गया सीआरपीसी। फिर आइए, आपका दीना उर्फ दीनदयाल का केस हम देखते हैं सीआरपीसी में। आपका मृत्युदंड के तरीके को संवैधानिकता की चुनौती किस केस में दिया गया? ये जो गर्दन में रस्सी लगाकर, फांसी लगाकर लटकाया जाता है, ये गलत है। तो कौन सा केस है? दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 354, बता रहे भाई, खंड 5 बता रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 354 का क्लाज 5 लिखना है कि संवैधानिकता को चुनौती, की संवैधानिकता को चुनौती दीना उर्फ दीनदयाल, रट्टा मार कर आइएगा, मैं फिर बता रहा हूँ इन केसों को। आपका दीना उर्फ दीनदयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ के वाद में दी गई। इसके बाद आप बैक हो जाइए, अब एविडेंस में कोरिलेट कराया जाए।
बताइए आपका एविडेंस की एक ही धारा निश्चित है, वह कौन सी है बताइए तो। दो, किस सन में निश्चित की गई? 1938 में। प्रथम संशोधन एविडेंस में कब हुआ? तो 1938। क्या किया गया? तो धारा 2 और शेड्यूल को क्या किया गया? रिपील। पिछली बार का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन अभी बता दिए गए। जो पिछली बार 3-4 क्वेश्चन तो आपका आज के लेक्चर में ही कवर हो गया। अब देखिए पढ़ाने में भाई कमी नहीं है, अब आप कितना उसको कवर करते हैं, क्योंकि लेक्चर पर्याप्त मैं बार बार कहता हूँ कि आप डायरेक्ट न पढ़िए, किताब न पढ़िए, कोई पत्रिका न पढ़िए, केवल लेक्चर दिमाग में बैठाइए। और जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा है उसका उपाय यह है कि 1-2 नंबर बढ़ाना बड़ी कठिन काम होता है और उसके लिए लगातार लगा रहना पड़ता है। 1-2 नंबर बड़ी खतरनाक होता है भाई। तो प्रयास ये करना है कि अभी एपीओ में समय भी है, ये नहीं कि समय नहीं है, और लगे भी लोग हैं पढ़ने में, पढ़ाने में भी। तो आपका कर्तव्य होगा 2-4 पॉइंट अन्य लोगों से क्या जानिए, अधिक, ज्यादा नहीं, सामान्य जानते रहिए, 2-4 बातें क्या करिए। तो केवल लेक्चर दिमाग में बैठाइए, ये पोथी पत्र ज्यादा काम नहीं आता। वही लेक्चर की सर बताए थे, दीन उर्फ दीन दयाल, दीन उर्फ दीन दयाल, 354 का कौन सा खंड? 5 आ भी गया था उत्तराखंड में भाई, ये नहीं कि नहीं आया था, लगातार आ रहा है। तो एविडेंस में आपका फिर एक बार कवर करिए। एविडेंस में आपका एक धारा अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत या अवैध है, पहले वह धारा लिख लीजिए। वह धारा है आपका 113, लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 को दामोदर गोवर्धन, दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी, दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी के बाद में अधिकारातीत या अवैध अल्ट्रा वायरस कहते हैं, अधिकारातीत घोषित किया गया। ये प्रीवी काउंसिल ने किया था। सन लिखना है तो 1876 में। भाई ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, ये प्रीवी काउंसिल ने किया था। और सन लिखना हो तो लिख सकते हैं 1876। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, एविडेंस की कौन सी धारा अवैध है? तो क्या मार्क कराएंगे? 113 की धारा का अब साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है, तो क्या मार्क कराएंगे? 113 किस केस में की गई? दामोदर गोवर्धन, इतना याद रखिए। इसके बाद आ जाइए धारा 27 पर क्वेश्चन बनता है, और खासियत ये है कि यूपीजे में भी क्वेश्चन बना, यूपी एपीओ में फिर भी बनेगा। और एक ही क्वेश्चन रिपीट किया, मॉडल केवल चेंज कर दिया था। तो 4 केस रट्टा मारकर 27 पर जाइएगा। आपका पहला केस पूछा जाता है कि एविडेंस की धारा 27 किन धाराओं का एक्सेप्शन है? 24, 25, 26, उपर्युक्त सभी। तो सर्वप्रथम किस केस में कहा गया कि धारा 27, 24, 25, 26 तीनों का अपवाद है? तो पुलकुरी कोटया, आपका पुलकुरी कोटया। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में पूछ ले तो आप मोहम्मद इनायतुल्लाह मारेंगे। फिर कवर करिए 4-5 मॉडल। धारा 27 को आर्टिकल 14 के तहत अगर पूछे चैलेंज किस केस में किया गया, तो देवमन उपाध्याय मारिएगा। और आर्टिकल 20 के क्लाज 3 के तहत किस केस में चैलेंज किया गया? तो काठी कालू। तो काठी जो कालू का केस है, यही केस आपका यूपी जे में भी पिछली बार आया,
और आपका यूपी एपीओ में भी आया। मॉडल चेंज किया था। काठी कालू का किसकी धारा से संबंधित है, पहला आया तो आपका धारा 27 एविडेंस की। दूसरा आ गया था कि काठी अनुच्छेद 20 के क्लास 3 के तहत अनुधारा 27 को किस केस में चैलेंज किया गया, तो काठी कालू। और वहीं अगर आर्टिकल कौन दे दे 14, तो आपका केस बदलेगा, कौन सा रहेगा, देमानुपाध्याय। तो 4 केस भाई लिखने हैं और कोई उपाय इसका नहीं है, और 4 में से एक निश्चित आएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब जिस मॉडल से आए लिखिए, पुलकुरी कोटाया बनाम इम्परर के बाद में चारों के से एक लाइन लिखिए। अभी आईपीसी में कोरिलेट करना है। अभी तो आपका सीआरपीसी हुई, फिर एविडेंस हो रहा, अभी आईपीसी में 3-4 धाराएं लिखिए भाई। पुलकुरी कोटाया वर्सेज इम्परर के बाद में सर्वप्रथम पीवी काउंसिल ने, बहुत अच्छा इस पर क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम प्रीवी काउंसिल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को, भले समय लग जाए लेकिन क्वेश्चन ही निकालना है ज्यादा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को धारा 24, 25, 26 का अपवाद माना। धारा 24, 25, 26 का एक्सेप्शन माना, अपवाद माना, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने, यही केस लिख लीजिए दूसरा भाई, ये भी केस आ चुका है, गलत न हो, अगर ये न रहे तब ये मारिएगा, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में, महाराष्ट्र राज्य देखिए है कि नहीं भाई, हल्का समय भी कंफ्यूजन हो रहा है, मोहम्मद इनायतुल्लाह ही लिखे। एक सेकेंड भाई, है कौन सा राज्य है, अब लिखिए मोहम्मद इनायतुल्लाह के बाद में स्वीकार कर लिया। हाँ, महाराष्ट्र राज्य है। चलिए आगे लिखिए, उतना भी काम चल जाएगा, एविडेंस में डिटेल में देखा। अगला लिखिए भाई, देवमन उपाध्याय के बाद में स्वीकार किया, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई। स्वीकार किया का मतलब अलग से लिख लीजिए ना है तो। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि आपका ये जो सेक्शन है, आपका कह सकते हैं कि 27, ये 24, 25, 26 का क्या है, अपवाद, जो आपका पुलकुरी कोटैया में माना गया। अगला लिखिए भाई, देवमन उपाध्याय के बाद में अनुच्छेद 14 के आधार पर, एक ही लाइन में समाहित कर देते हैं दो क्वेश्चन, बहुत लंबा चल गया भाई ये, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आता है इससे। देवमन उपाध्याय के बाद में अनुच्छेद 14 के आधार पर, जबकि काठी कालू के बाद में, एक ही लाइन में दोनों समाप्त कर रहे हैं, जबकि काठी कालू के बाद में आर्टिकल 20 के खंड 3 के आधार पर, आर्टिकल 20 के खंड 3 के आधार पर इसे चुनौती दी गई थी, यानी कि धारा 27 को इसे चुनौती दी गई थी। अगला लिखिए, आईपीसी तो बताया जा रहा है, अभी आगे आ जाएगा तो बताया जाएगा, आईपीसी को रिलेट ना किया जाए, अलग से हम आएगा 303 तो वहां को रिलेट करा देंगे। इस प्रकार अभी सामान्य बातें समाप्त हुई। अब लिखिए आपका धारा 292 आईपीसी, अब हेडिंग डालिए भाई, सेक्शन आपका लिखिए 292, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, अश्लील
पुस्तकों आदि का विक्रय। वही दंड की मात्रा लिखिए। प्रथम दोष सिद्धि पर दंड की मात्रा जानी जाती है। प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना 2000। और लिखना है भाई, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना 2000 रुपये तक। जबकि द्वितीय या पश्चातवर्तीय दोष सिद्धि पर, जबकि द्वितीय मैंने दोबारा ऐसा करता है, द्वितीय या पश्चातवर्तीय दोष सिद्धि पर दंड 5 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना। 5000 नहीं, 5 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना। इसके बाद क्या आपका 293 आपका पूछा गया था 2015 एपीओ में। हेडिंग डालिए, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। हेडिंग डालिए 293 की, तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। यही पूछा गया था कि तरुण किसे माना जाएगा। तो तरुण आपका यंग पर्सन कहिए, तो तरुण उसे माना जाएगा जिसकी एज कितनी हो, 20 वर्ष से कम। लिखिए, तरुण वह होगा जिसकी आयु 20 वर्ष से कम हो। यही आपका पूछा गया था। तरुण वह होगा जिसकी आयु 20 वर्ष से कम हो। दंड की मात्रा लिखिए। प्रथम दोष सिद्धि पर दंड 3 वर्ष और 2000 रुपया जुर्माना। प्रथम दोष सिद्धि, प्रथम दोष सिद्धि पर दंड 3 वर्ष और 2000 रुपया जुर्माना। जबकि द्वितीय या पश्चातवर्तीय दोष सिद्धि पर, जबकि द्वितीय या पश्चातवर्तीय दोष सिद्धि पर दंड 7 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपया जुर्माना। 7 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपया जुर्माना। इसके बाद अगला लिखिए धारा 294 294 अश्लील कार्य और गाने। अश्लील कार्य और गाने लोक स्थान पर करने पर दंड। इसी में बढ़ा लीजिए, अश्लील कार्य और गाने लोक स्थान पर करने पर दंड। बस दंड की मात्रा लिखना है इसमें। 3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों। 3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगली धारा लिखिए 294 ए लॉटरी कार्यालय रखना। लॉटरी कार्यालय रखना कब चांस रहता है इससे पूछने का। अब अगला अध्याय लिखिए, अध्याय 15। हेडिंग डालिए भाई, अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में।
दो तीन सेक्शन लिखना इधर। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 295 से लेकर 298 तक लिखिए। सेक्शन 295 से लेकर 298 तक। पहले सामान्य बात एक लाइन लिखिए। धर्म से संबंधित अपराध व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं। धर्म से संबंधित अपराध व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं, माने उनकी धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं? आहत। मन पर प्रभाव डालते हैं। लिखिए आपका सेक्शन 295। लिखिए किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से ज्यादातर इस समय ये धाराएं महाराष्ट्र में काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा। यानी कि सरकार अपने हिसाब से चलती है, तो आपका महाराष्ट्र में ज्यादा लोगों पर, आपका जो भाजपा के लोग हैं या आपका इत्यादि जो विरोधी हैं, उन पर ज्यादा ये धाराएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो कुछ न कुछ तो माहौल क्या किया जाएगा, गरम। तभी तो लोग, आपका ब्रेन वॉश लोगों का होगा और लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। आ रहे हैं, बैठे अभी 2-4 मिनट भाई। लिखिए भाई, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से, हेडिंग डालिए ना, उपासना के स्थल को क्षति करना या अपवित्र करना। दंड की मात्रा लिखिए। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके बाद लिखिए 296, दो ही धारा लिखना है लास्ट में। 296 लिखिए धारा, धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। दंड की मात्रा इसमें लिखिए। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगली धारा जरूर याद करके जाइएगा, पूछा जाता है। 297, कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना अथवा शव की अवहेलना या शव का अपमान करना, या शव की अवहेलना या शव का अपमान करना। एक ही लाइन में लिख लीजिए सब। या अंत्योष्टि संस्कारों में बाधा डालना, माने अंतिम संस्कार में क्या डाला जाता है? बाधा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि एक क्लास पढ़ी है, दरोगा जी गए, लगे पैर से मारने, तो भाई ये अवहेलना हुई शव की। शव को भी सम्मान का अधिकार है। दंड की मात्रा लिखिए। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। एक केस इस पर आया है, वो लिखना है लास्ट में। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। केस लिखिए। परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। मृतक को भी सम्मान का अधिकार है।
और उसके साथ असम्मान का व्यवहार न किया जाए, भले मर गया हो। मृतक को भी सम्मान का क्या है, हक है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर थोड़ा कोरिलेशन में समय लग गया, वो भी अति आवश्यक था, क्योंकि वहां से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आईपीसी में जो कोरिलेशन है, आईपीसी की जैसे ही धारा आपका 303 आएगी, जितने संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, सब एक जगह उसी समय क्या किया जाएगा, लिखवा जाएगा। तो रेस्ट ले लीजिए।